गुड मॉर्निंग। आज अपन कांग्रेस के दूसरे चरण, जिसको उग्रवाद या नव राष्ट्रवाद का नाम भी दिया जाता है, जिसका काल 1905 से 1919 के बीच रहा, अध्ययन करेंगे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और 1905 तक के जो युग है उसको उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस की जो नीतियाँ थी, कांग्रेस के जो काम करने का ढंग था, याचना, प्रार्थना और विरोध, उसका जो युवा वर्ग था उसने विरोध करना शुरू कर दिया और उसी का परिणाम था उग्रवाद का उदय या नव राष्ट्रवाद का उदय। यानी जो युवा लोग थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट जारी किए, कुछ बातें कही, जिसमें तिलक ने कहा, यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टहरें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। उनका कहने का अर्थ ये था कि हम वर्ष में एक बार अपनी मांगें रखते हैं, तो एक बार मांग रखने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला और कुछ प्राप्त करने के लिए हमें लगातार प्रयास करने चाहिए। अश्विन कुमार दत्त ने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा, कि जो सम्मेलन होते थे दिसंबर के माह में, उसको कहा कि ये 3 दिन का तमाशा है, जिसमें देश के विभिन्न भागों के नेता आते हैं और वो एक तरह से तमाशा करके चले जाते हैं। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ शिक्षित भारतीय शामिल हैं, आम जनता शामिल नहीं है, साधारण जन शामिल नहीं है, और तब तक वो शामिल नहीं होंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा। जैसा कि उदारवादियों के 3 थे, याचना, प्रार्थना और विरोध, तो उन्होंने कहा कि एक याचना की संस्था है और याचना करने से कुछ भी हमें प्राप्ति नहीं होने वाला है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कांग्रेस के लिए पदों के भूखे लोग बताया कि कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो पदों के भूखे हैं और उन पदों के लिए वो अंग्रेज़ों की बात स्वीकार करते हैं, उनके सामने याचनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। और अरविंद घोष ने कांग्रेस के जो प्रतिवेदन थे उन्हें बुलबुलों के साथ खेलने वाले प्रतिवेदन बताया कि इन प्रतिवेदनों से कुछ भी नहीं होने वाला है। इस तरह से जो कांग्रेस की उदारवादी छवि थी उसके खिलाफ युवा वर्ग के अंदर एक रोष था, एक आक्रोश था। उनकी नीतियों के, उनकी जो योजनाएं थी, उनका काम करने का ढंग था, वो उन लोगों को पसंद नहीं था और उसी का परिणाम था कि देश में नवराष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसको उग्रवाद के नाम से भी जाना जाता है और ये राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण था, जो 1905 से लेकर 1919 तक चला। इसके जो प्रमुख कारण थे उदय होने के, उनमें पहला जो आता है वह है अंग्रेजी राज्य की प्रकृति को ठीक ठीक समझना। प्रारंभिक नेताओं ने, जो उदारवादी थे, उन्होंने अंग्रेजी नीतियों को ठीक से नहीं समझा और ये मानते थे कि जो अंग्रेज़ों का राज है वो भारतीयों के लिए वरदान है। लेकिन धीरे धीरे लोग शिक्षित हुए और उन्होंने जो अंग्रेजी राज की नीतियाँ थी उनको ठीक ठीक समझना शुरू कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ, इन्होंने ये देखा कि भारत के अंदर जो दरिद्रता है, जो बेकारी है, जो गरीबी है, जो शोषण है, इन सब का जो उत्तरदायित्व है वो अंग्रेज़ों का है और इसके लिए अंग्रेज ही उत्तरदायी हैं। इसलिए इस शासन को हटाना आवश्यक है और ये शासन याचना, प्रार्थना और विरोध से नहीं हटने वाला। अतः इन्होंने दूसरा जो उग्रवाद है वो तरीका अपनाना शुरू किया। इनमें से जैसे दादा भाई नौरोजी ने इन आर्थिक शोषण के बारे में बताया कि किस तरह से ये आर्थिक शोषण करते हैं और एक किताब लिखी, इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया। इसके अलावा आर.सी. दत्त ने इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, जिसके अंदर इन्होंने अंग्रेज़ों के जो आर्थिक शोषण था उसके बारे में देश को बताया। दूसरा जो कारण है वो है बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। जो पाश्चात्यकरण बढ़ रहा था देश के अंदर, उसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया हुई और भारतीय लेखकों ने
जो भारत के पुराने विचार थे, जो भारत का प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास था, संस्कृति था, उसके बारे में लोगों को बताया। और जो आर्य समाज था, उन्होंने एक नारा दिया कि भारत भारतीयों के लिए है। इसलिए देश के अंदर जो युवा वर्ग था, उसने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया। तीसरा जो कारण है वो आता है कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष। 1885 से 1905, 20 साल के अंदर जो कांग्रेस की उपलब्धियां रही, उससे युवा वर्ग के अंदर असंतोष था। और इस दौरान कांग्रेस कुछ भी प्राप्त करने में सफल नहीं हुई। और जो याचना, प्रार्थना और प्रतिवाद की नीति थी, उससे ये सामने आया कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 20 साल से ये कर रहे हैं और इससे कुछ भी नहीं मिला। एक 1892 का सिर्फ अधिनियम पारित हो उसका, इसके अलावा कुछ भी भारतीयों को इसमें सकारात्मक नहीं मिला। इसलिए भी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जो उदारवादी लोग थे, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। और इसीलिए उदारवादी दल वालों को देशभक्ति के नाम पर व्यापार करने का दोषी ठहराया गया। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन और कांग्रेस के अधिवेशनों को छुट्टियों का मनोरंजन, लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला, और ये दोनों ही नेता, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस कार्यों के कड़े आलोचक थे। तिलक ने तो यहाँ तक कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टकराएं तो कुछ भी हमें नहीं मिलने वाला। इसलिए युवा वर्ग में असंतोष था। अगला जो कारण है वह है भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। भारत के अंदर अकाल पड़े 1896-97, 1899-1900। महाराष्ट्र में प्लेग फैला और इससे बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। देश के अंदर आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया और उन्होंने अपना शोषण जारी रखा। और इस शोषण के कारण लोगों के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक भावना पैदा हुई और उसी का परिणाम था कि ये उग्रवाद का उदय हुआ। 1903 के कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में लालमोहन घोष ने 1902 के दरबार का उल्लेख किया और कहा कि एक सरकार का निर्धन जनता पर भारी कर लगाकर एक बड़े भारी समारोह का मनाना, जिसमें आतिशबाजी और भव्य दृश्यों पर रुपया व्यय किया जाए, जबकि लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, इससे अधिक हृदयहीनता कुछ नहीं हो सकती। यानी अंग्रेज़ों ने जो अपना तरीका अपना रखा था, देश के अंदर अकाल पड़े हुए थे और वो दरबारों का आयोजन कर रहे थे और उन दरबारों पर बहुत सा धन व्यय कर रहे थे, इसका विरोध होना शुरू हुआ। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इस समय में कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई। इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में जैसे अबिसीनिया द्वारा 1896 में इटली को पराजित कर देना और 1905 में जापान द्वारा रूस को पराजित कर देना, ये भी घटनाएं उग्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि इससे पहले ये मानते थे कि यूरोप को पराजित करना असंभव है। लेकिन इन दो घटनाओं ने ये साबित कर दिया कि यूरोपियन लोगों को भी पराजित किया जा सकता है। इससे भारतीयों के अंदर उत्साह पैदा हुआ और उन्होंने उग्रवाद की राह पकड़ ली। अगला जो कारण है कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। भारत के अंदर लॉर्ड कर्जन गवर्नर बनकर आया, जिसका काल शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके काल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे देश के अंदर विरोध हुआ। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम और 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, जो सबसे प्रमुख कारण था देश के अंदर असंतोष का। और ये बंगाल का विभाजन देश में एक तरह से दो भागों में सांप्रदायिक आधार पर हिंदू और मुस्लिम भागों में बांटने का कार्य था, जिसका विरोध हुआ और देश में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुए। ये कुछ कारण थे जिन कारणों से देश के अंदर उग्रवाद का उदय हुआ। विवेकानंद, तिलक, अरविंद घोष जैसे विचारकों ने भी उग्रवाद के मार्ग को प्रशस्त किया। विवेकानंद ने कहा है कि कमजोरी पाप है और कमजोरी मृत्यु है। कमजोरी पाप और मृत्यु बताई है। तो ये जो घटनाएं थी, इन घटनाओं के फलस्वरूप राष्ट्रवाद का या उग्रवाद का उदय हुआ। अब उग्रवादी दलों के उद्देश्य क्या थे और उनका काम करने का ढंग क्या था। तो उग्रवादी दल के जो प्रमुख नेता थे उनमें लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय, जिनको लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है, ये प्रमुख नेता थे। और इनका जो उद्देश्य था वो इनके कुछ कथनों से व्यक्त होता है। जैसे तिलक ने ये कहा था
कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इन लोगों को एक नया नारा दिया और उन्होंने कहा था स्वराज्य अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते, न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। यही हम चाहते हैं और इसी के लिए ईश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है। तो उग्रवादी दल का उद्देश्य ये था कि स्वराज्य की प्राप्ति की जाए। स्वराज्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है और स्वराज्य जन्मसिद्ध अधिकार होता है और इसे लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नारा भी दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। विपिन चंद्र पाल ने लिखा है, देश में नया सुधार नहीं अपितु पुनर्गठन की आवश्यकता है। यानी सुधारों की नहीं, इसके पुनर्गठन की आवश्यकता है। पूरी तरह से अंग्रेज़ों को निकालने की आवश्यकता है। इंग्लैंड को भारतीय सरकार की नीति निर्माण का अधिकार छोड़ देना चाहिए और एक विदेशी सरकार को जो कानून चाहे बना सके अथवा अपनी इच्छा से जैसा चाहे शासन करे, ये अधिकार त्याग देना चाहिए। कहने का सीधा सीधा अर्थ था। जितने भी ये नेता थे इस नवराष्ट्रवाद या उग्रवादी आंदोलन के, उन सब का एक ही कहना था कि देश से अंग्रेज़ों को चला जाना चाहिए और स्वराज प्राप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद में जो भी नीतियाँ बनाएं वो भारतीय अपने लिए बनाएं। उग्रवादियों का कार्यक्रम, अब इन लोगों ने किस तरह के कार्यक्रम किए? तो इनका कार्यक्रम विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी माल का अंगीकार, राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह। यानी इनका जो प्रमुख कार्यक्रम था या कार्य करने का ढंग था, उसमें यह था कि विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी माल को अंगीकार किया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर बल दिया जाए। यानी बहिष्कार पर था कि विदेशी, चाहे वो शासन हो चाहे विदेशी माल हो, उन सब चीज़ों का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी को अपनाया जाए, जिससे विदेशी जो है सरकार, उसकी जो आर्थिक नीतियां हैं, उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है, उसकी कमर टूट जाए और जिसके फलस्वरूप वो बाध्य होकर यहाँ से जाने को तैयार हो जाए। तो ये इनकी नीतियों में प्रमुख था। उग्रवाद का मूल्यांकन, उग्रवादी विचार और राजनीति के मूल्यांकन में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक सुसंगठित राजनीतिक दर्शन ही था। इसके समर्थकों में सक्रिय क्रांतिकारी से लेकर गुप्त समर्थक तक सम्मिलित थे। ऐसे लोग भी थे जो आतंकवाद के विरुद्ध भी थे। इसी प्रकार इस दर्शन के सभी प्रमुख नेता अरविंद, तिलक, पाल तथा लाला लाजपत राय सभी अपने राजनीतिक आदर्शों तथा कार्य प्रणाली से भिन्न थे। ये नहीं, नेताओं के अपने विचार भी समय के अनुसार बदलते थे। उदाहरण के रूप में तिलक का स्वराज्य एक प्रकार का स्वशासन था, परंतु अरविंद का स्वराज्य अंग्रेजों के नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र था। इसी प्रकार तिलक के विचार आयु के साथ बदलते गए और वो अंत में सहयोग करने पर भी सहमत हो गए। तो इन लोगों का जो मूल्यांकन है उग्रवाद का, इन्होंने जो उदारवादी विचारधारा थी, उसकी जो नीतियां थी, उनकी असफलता पे ये आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन फिर भी इन सब के विचार एक जैसे नहीं थे। प्रत्येक नेता के विचार अलग अलग थे। कुछ अंग्रेज़ों के अधीन स्वशासन चाहता था, कुछ पूरी तरह से स्वशासन चाहते थे, स्वराज्य चाहते थे। लेकिन इन लोगों ने अंग्रेज़ों को बहुत से कानून पास करने के लिए, भारत के अंदर 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम पारित करने के लिए बाध्य किया। उग्रवाद की जो मसाल तिलक ने जलाई, तिलक ने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए धार्मिक रूढ़िवादिता का सहारा भी लिया। तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा भी सर्वप्रथम तिलक ने दिया। उनके अनुसार हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। लाला लाजपत राय, तिलक तथा विपिन चंद्र पाल, ये तीनों ही उग्रवाद के 3 प्रमुख स्तर थे। इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाएं भी लिखी जिनके माध्यम से देश के अंदर इन्होंने जो अंग्रेज़ों की नीतियां थी, उन अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध किया। तिलक ने केसरी और मराठा, विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया और लाल ने पंजाबी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर प्रहार किए। इस तरह से ये आंदोलन चला और राष्ट्रीय आंदोलन में इन नेताओं की प्रमुख भूमिका रही। धन्यवाद।